नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का फिर से मैं एक बार स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले के वीडियो में आपने चंद्रशेखर के बारे में भाग 1 हमने पढ़ा था। उस भाग 1 में हमने लेखक का परिचय पढ़ा था, स्मृति की तीव्रता कैसे बढ़ती है, विस्मृति का वरदान कैसे मिलता है, हमारे लेखक और चंद्रशेखर आज़ाद की मुलाकात कहाँ कहाँ पर हुई और चंद्रशेखर आज़ाद को किस पर पूरा भरोसा था, इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर कौन कौन से वस्त्र अच्छे लगते हैं, किन किन वस्त्रों में उनका व्यक्तित्व खिल उठता है, उसके बारे में पढ़ा था। आओ मित्रों, आज हम इसी संस्मरण का दूसरा भाग पढ़ते हैं। कठोर और हिंसापूर्ण संदर्भ के भीतर उनका मक्खन सदृश कोमल मन मैंने अच्छी तरह देखा है। उनकी वीरता में जो उग्रता थी, उसका लक्ष्य राजनीतिक अपराध था और भारत को स्वतंत्र करने की बलवती आकांक्षा थी। उनके साहस में जो ध्वंस की सूचना थी, उसका आलंबन विदेशियों के पशुबल की अकड़ थी। विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा था कि चंद्रशेखर आज़ाद एक महान क्रांतिकारी थे। अंग्रेज़ों को इस देश से भगाना चाह रहे थे, हमारे देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त करना चाह रहे थे, इसीलिए वो कठोर हो गए थे। उनके अंदर हिंसा आ गई थी, वो दुश्मनों को माफ़ नहीं करते थे। इसी वजह से लेखक कहते हैं कि वो कठोर थे, हिंसापूर्ण थे, लेकिन फिर भी उनका जो मन है वो मक्खन की तरह कोमल था। अपने देश के जो निरीह प्राणी उनकी क्रांति के मार्ग में आने के कारण नष्ट हो जाते थे, उनके लिए चंद्रशेखर के पास अपार सहानुभूति और छलकते आंसू थे। उनके क्रांतिकारी कार्यों के अंदर यदि कोई नष्ट हो जाता, कोई मर जाता था, तो उसके लिए चंद्रशेखर के पास बहुत सहानुभूति थी। चंद्रशेखर उसके लिए रोते थे, आंसू बहाते थे। पर उनकी सार्वजनिक कार्य पद्धति में दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था। देखो, चंद्रशेखर आज़ाद की कार्य पद्धति कैसी थी, तो वो किसी पर दया नहीं करते थे। वो कहते थे कि दया का दूसरा नाम कायरता है और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति है। वो दुश्मनों को माफ़ नहीं करते थे। किसी भी दुश्मन को माफ़ करना मतलब फिर से अपने ऊपर ही मुसीबत को लाना, वो ऐसा समझते थे। इसीलिए उनकी कार्य पद्धति में ये बातें थी। वो किसी पर दया नहीं करते थे, दया का दूसरा नाम कायरता समझते थे और किसी को क्षमा करना फिर से आपत्ति लाना ऐसा समझते थे। मेरे जैसे उदात्त वृत्तियों की दुहाई देने वाले व्यक्तियों को उन्होंने परिणाम द्वारा कई बार प्रमाणित कर दिया था कि उनकी ही कार्य पद्धति समीचीन है। हमारे लेखक अहिंसा में मानते थे, गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले थे, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद ने ये प्रमाणित कर दिया कि चंद्रशेखर आज़ाद जो काम करते हैं, हिंसा करते हैं, दुश्मनों को मारते हैं, वही पद्धति सही है। ईश्वर, धर्म और पाप पुण्य विषयक विवाद के लिए उनके पास समय न था। इस तर्क वितर्क को वे अवकाश का वाक विलास समझते थे। चंद्रशेखर आज़ाद के पास इतना समय नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी कार्यों में लगे रहते थे। ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में, पाप और पुण्य के बारे में वाद विवाद करने का, बातें करने का उनके पास समय नहीं था। इन बातों को वो क्या समझते थे? अवकाश का वाक विलास समझते थे। ये बातों को ये समझते थे कि जिसके पास बहुत ज़्यादा फालतू का समय है, जो टाइम पास करना चाहता है, वही ऐसी बातें, ईश्वर की, धर्म की, पाप पुण्य की, वही बातें करता है। मैं कह नहीं सकता कि उनकी इन विषयों के संबंध में क्या मान्यताएं थी, पर यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि जिस मान्यता से मन में हिचक, शैथिल्य, कार्यभीरुता, बुद्धिवाद, पलायनवाद को अवसर मिले, उसके वे पूर्ण प्रतिकूल थे। चंद्रशेखर आज़ाद कोई भी काम करते थे, वो काम पूरा करते थे, उसमें जरा भी फिर हिचकिचाहट नहीं करते थे। वो ये मानते थे कि जिस काम करने में मन में हिचक आ जाए, डर लगने लगे, पलायनवाद का अवसर मिले, ऐसे काम के वो प्रतिकूल थे। हाँ, पर पाप और पुण्य की अनेकार्थी और आज की व्यापक व्याप्ति को चाहे वे न मानते हों और कदाचित नहीं भी मानते थे, परंतु जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता के वे बड़े पोषक थे। किन किन गुणों के पोषक थे चंद्रशेखर, इसके बारे में यहाँ पर बात है। भले ही वो पाप और पुण्य की बातें ना करते हो, लेकिन जीवन में पवित्र होना चाहिए, सामाजिक निर्मलता होनी चाहिए, वैयक्तिक उज्ज्वलता होनी चाहिए और नैतिक उच्चता होनी चाहिए, उसकी वो हिमायत करते थे। कोई यह विश्वास नहीं कर सकता कि हत्याओं को बेधड़क कर डालने वाले हाथ स्पर्श में इतने कोमल और नागरिक हो सकते हैं। हिंसा करने वाले थे, हत्या कर देते थे, वो किसी भी दुश्मन को वो जिंदा नहीं छोड़ते थे, लेकिन फिर भी उनके
हाथ स्पर्श में इतने कोमल और नागरिक हो सकते हैं, लोगों से इतने मिलने जुलने वाले थे, उनका स्वभाव अच्छा था, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता उनको देखकर। मैं जब इन पंक्तियों को लिख रहा हूं तब भी उनकी मनुहार मेरे सामने घूम रही है। लेखक कहते हैं सद्गुरु शरण अवस्थी कि मैं ये जो पाठ लिख रहा हूँ, ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ, तो उनकी मनुहार, उनकी स्मृति मेरे सामने आ रही है। कितने अधिक व्यक्तियों में उनकी ममता की जड़ें जमी हैं, यह आज उनके उन्मूलित होने के बाद ज्ञात हो रहा है। कितने लोगों में उनकी ममता है, आज भी कितने लोग उनको प्यार से, प्रेम से याद करते हैं, क्रांतिकारी के रूप में याद करते हैं, या उनके उन्मूलित होने के बाद, उन्मूलित होना मतलब शहीद हो जाना, उनके शहीद होने के बाद आज पता चल रहा है। देखो सभी लोग किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को श्रद्धांजलि देते हैं, किस तरह से कौन लोग याद करते हैं, सभी का याद करने का तरीका अलग अलग है। राजनैतिक उन्हें सराहें और स्वतंत्रता प्राप्ति का अग्रदूत समझकर उनकी प्रतिमा बनाकर अर्चना करें। जो राजनैतिक लोग हैं, राजनीति में जो लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो क्या करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे चंद्रशेखर की, और उनकी प्रतिमा बनाकर उसकी अर्चना करेंगे। इतिहासकार अपनी पुस्तकों को उनकी प्रशंसा से सजावे और उनके महत्व का निर्णय करें। इतिहासकार अपनी पुस्तकों में उनकी प्रशंसा करते हुए लेख लिखेंगे। साहित्य उन पर उपन्यास, कहानियाँ और काव्य की रचना करके उन्हें अमर बना दे। जो साहित्यकार है वो चंद्रशेखर को याद करते हुए उपन्यास लिखेंगे, कहानियाँ लिखेंगे, कविताएं लिखेंगे और उनको अमर बना देंगे। संपादकगण उन पर लेख और टिप्पणियां लिखकर उनके साथी और सहकारी सभाओं में भाषण दें और एकांत में आंसू बहावे। जो संपादकगण हैं वो उन पर लेख लिखेंगे, टिप्पणियां करेंगे। जो चंद्रशेखर के साथी और सहकारी है वो सभा में भाषण देंगे और अकेले में आंसू बहाएंगे उनको याद करते हुए। परंतु मेरे ऐसे अलग देखने वाले किंतु निकट अनुभव करने वाले कर्म क्षेत्रों से कोसों दूर प्राणी केवल धवल कागज पर कुछ काली सतरें खींचने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते हैं। लेखक कहते हैं कि राजनैतिक उन्हें प्रशंसा करेंगे, उनकी प्रतिमा बनाकर उनकी अर्चना करेंगे। इतिहासकार अपने पुस्तकों में उनकी प्रशंसा करेंगे। साहित्यकार चंद्रशेखर के नाम के उपन्यास, कहानियाँ और काव्य की रचना करके उनको अमर बना देंगे। संपादकगण उन पर लेख और टिप्पणियाँ लिखेंगे। चंद्रशेखर के जो साथी है वो सभा में भाषण देंगे और आंसू बहाएंगे। लेकिन मैं अलग हूँ। मैंने क्या किया है, चंद्रशेखर को याद करते हुए इस धवल कागज पर, इस सफ़ेद कागज के ऊपर कुछ काली सतरें खींचने के अतिरिक्त और क्या कर सकता हूँ मैं। मतलब लेखक कहते हैं कि मैं इस पाठ के सहारे उनको याद करता हूँ। इन पंक्तियों को उकसाने वाले भी वही है। उन्हीं की विस्मृति तक पहुँचने के लिए उन्हीं की स्मृति को आज की पंक्तियाँ अर्पित है। लेखक कहते हैं कि आज ये जो पाठ मैंने लिखा है, ये जो पंक्तियाँ मैंने लिखी है, उसको उकसाने वाले, लिखवाने वाले भी चंद्रशेखर आज़ाद ही है। ये मेरा जो पाठ है, ये जो पंक्तियाँ हैं, वो उनकी स्मृति को मैं अर्पित करता हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर भाग 1 और भाग 2 पूरा होता है। आइए उसके बाद हम इस पाठ के जो विकल्प है स्वाध्याय के, वो विकल्प के बारे में देखेंगे। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखिए। पहला विकल्प है हृदय की चोट किससे ठीक होती है। तो हृदय की चोट कैसे ठीक होती है? विस्मृति से। चंद्रशेखर आजाद लेखक को क्या कहकर बुलाते थे? भैया कहकर। लेखक ने चंद्रशेखर आजाद के मन को किसके समान बताया है? मक्खन सदृश कोमल। चंद्रशेखर आजाद के लिए दया का दूसरा नाम क्या था? कायरता। क्रांतिकारी लोग कैसे होते हैं? तो वचन के कृपण और मंतव्य के बड़े गोप्य होते हैं। अब विद्यार्थी मित्र उसके बाद देखिए, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। स्मृति की तीव्रता कैसे प्राप्त होती है? हमने पहले ही पैराग्राफ में देखा है, स्मृति की तीव्रता कैसे प्राप्त होती है। दूसरा है विस्मृति का वरदान कैसे मिलता है, वो भी हमने देखा। विस्मृति का वरदान हमें कैसे मिलता है? संतों के सत्संग से और विराग के अनुष्ठान से। तीसरा है चंद्रशेखर आजाद किन गुणों के पोषक थे? तो विद्यार्थी मित्रों, ये भाग 2 में जो हमने पढ़ा है कि चंद्रशेखर आजाद के जो वो 4 गुण बताए हैं, उसमें चारों 4 गुणों के बारे में हमें बताना है। लेखक ने किन व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थितियों को धन्य माना है? जिनकी अमिट छाप क्षणों का भंडार है। और 5वां, चंद्रशेखर आजाद को साहित्यकार कैसे अमर बना सकते हैं? तो साहित्यकार क्या करेंगे?
उपन्यास लिखेंगे, कहानियाँ लिखेंगे, कविताएं लिखेंगे और उनको अमर बना देंगे। तो यहाँ पर ये पाठ हम पूरा करते हैं विद्यार्थी मित्र। उसके आगे के जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्नोत्तर है, वो आप पाठ में से फिर से एक बार पढ़ें और फिर उसको अपने नोटबुक में ज़रूर लिखें। अस्तु, धन्यवाद।